तो बच्चों देखो, आपको शायद याद होगा कि हम लोग ने डिस्कस किया था कि एटम का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस टाइप का होता है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो उसका मैं सेपरेट करके 1s 2s 3s का ग्राफ बनाता हूं। तो जैसा कि आपको याद होगा कि डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के साथ साथ क्या होता है, वेव नेचर भी होता है। और हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट स्पीड हम लोग एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, यानी हम लोग हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर एटम का ऐसा होता है, वेव मैकेनिकल मॉडल में पढ़ा हुआ है हम लोगों ने। ठीक है, अब बच्चों देखो ये जो स्फेरिकल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, उसके बाद देखो क्या होता है, ये स्फेरिकल पार्ट होता है, इसको भी एस बोलते हैं। ये भी स्फेरिकल पार्ट है, इसको भी एस बोलेंगे। तो ये वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 1s बोलते हैं। इसको बोलते हैं ट्वाइस एस, इसको क्या बोलते हैं, 3s बोलते हैं। ठीक है, इसको देखो बच्चों, इस वाले को देखो 2s से जो देखो टच करके देखो ऐसा बना हुआ है, इसको p बोलते हैं, p सबशेल। और जो 3 से टच करके बना हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको भी p बोलते हैं। तो इस p को बोलते हैं 2p और इस p को क्या बोलते हैं, 3p बोलते हैं। ये भी मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दिया है। ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हम लोग ब्लू कलर वाले को बनाते हैं। तो देखो बच्चों 1s का स्ट्रक्चर कैसा होगा, और ये एक्स वाई जेड क्या हो गया, एक्सिस मैंने बना दी, क्योंकि स्ट्रक्चर एक्चुअल में क्या होगा, 3D में होगा। ठीक है, तो देखो 1s का देखो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, आप ध्यान से देखो। तो बच्चों देखो 1s ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो ये ऐसा बन जाता है 1s। तो ये न्यूक्लियस इसमें, ठीक है, तो 1s हो गया। इसको आप एक्सेस से दिखा सकते हो, मान लो मैंने क्या बोल दिया, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये मैंने बना दिया कुछ जेड एक्सेस। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, मैं ट्वाइस एक्स का ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना आप लोग। देखो, तो बच्चों देखो यहां पर ये न्यूक्लियस है ना, तो ये क्या हो गया, 1s हो गया। और मुझे बनाना किसका, ट्वाइस एस बनाना है। ट्वाइस एस कैसा होगा, देखो 1s के बाद ऐसा आएगा ट्वाइस एस, ये देखो। क्लियर है, तो ये किसका ग्राफ हो गया, ये ट्वाइस एस हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों देखो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसके बीच में देखो क्या है, खाली जगह है। यानी जो मैंने डार्क से कर रहा हूं, इसमें क्या इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बीच में देखो क्या है, खाली स्पेस है, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। तो इस नोड का नाम क्या होगा, तो इस नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखो, इसको हम लोग रेडियल नोड बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो रेडियस पर है, देखो इस और इस रेडियस के बीच में है ना नोड, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियल नोड। तो यहां पे अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चों रेडियल नोड कितना होता है, 0, एक भी रेडियल नोड नहीं होता है। जबकि मैं पूछूं यहां बताओ रेडियल नोड कितना है बच्चों, तो यहां पे रेडियल नोड कितना है, 1 है। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, मैं अगर 3s का बनाऊं, 3s ये वाला 3s है, तो देखो ध्यान से 3s का ग्राफ देखो कैसा होगा। मैंने ये बना रहा हूं, ये एक्सिस में बना दे रहा हूं पहले, तो इससे आपको समझ में आ जाए कि 3D में है ग्राफ। चलो बहुत अच्छी बात है। तो देखो बच्चों, ये न्यूक्लियस है, ये मैंने क्या बना दिया, देखो ये 1s हो गया। ठीक है, फिर देखो मैंने क्या बना दिया, ये ट्वाइस एस हो गया। फिर इसके बाद क्या आता है, ये 3s आता है। देखो सिर्फ मैं ब्लू ब्लू वाले को बना रहा हूं। क्या समझ में आ रही बात आप लोगों को, बहुत अच्छी बात है। तो ये वाले नोड है, देखो यहाँ पे एक नोड ये है, देखो इसके बीच में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है। एक देखो यहाँ पे बीच में देखो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो इसमें देखो एक और एक कितने, 2 नोड है। तो रेडियल नोड कितने यहाँ पर, ये 2 है। क्या मेरी बातें क्लियर है आपको, तो चलो बहुत अच्छी बात है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको पी सबशेल का ग्राफ बना के दिखाता हूं, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों देखो ये जो पी है, और इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, जो ब्लैक कलर से जो मैंने शेड किया हुआ क्या हो गया, पी सबशेल है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे 2p, इसको बोलेंगे 3p। अब p में क्या होता है, 3 एक्सेस होती है। तो देखो बच्चों p को हम लोग क्या बोलते हैं, सबशेल बोलते हैं। चलो बहुत अच्छी बात है। इसमें क्या होता है, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और तीनों ऑर्बिटल्स के नाम क्या क्या होते हैं, एक होता है px, एक होता है py, और एक क्या होता है, pz होता है। ठीक है, तो px py pz अगर आपसे पूछे कोई ये क्या है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ऑर्बिटल्स है। और ये क्या है, p सिर्फ लिखा है तो सबशेल है, और px py pz क्या है, ये ऑर्बिटल्स के नाम दिए हुए हैं। समझ में आया, चलो अच्छी बात है। तो ये अगर x एक्सिस है मान लो, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला देखो क्या होगा, 2px होगा, और ये क्या होगा, 3px होगा।
ये अगर y एक्सेस है तो ये क्या होगा 2py होगा, इसको क्या बोलेंगे 3py होगा। ये 2pz होगा, ये क्या होगा 3pz होगा। क्या फील आ रहा आप लोगों को? नहीं आ रहा? चलो देखो मैं सही से बनाता हूं। तो बोलूं px कैसा होगा, देखो ध्यान से बच्चों। तो अगर ये x एक्सिस है, ठीक है, तो देखो px इस टाइप से होगा। तो मैं ये बना रहा हूं, ये px, ये ऐसा देखो बना हुआ है, तो ये px है। समझ में आ रहा आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है, फिर तो समझ में आ रहा है। तो px है देखो। अब यहां पर देखो बच्चों क्या होगा, ऐसे एक नोड होता है, ये नोड होता है ना, ये एक एंगल पे होता है, नोड है किसी एक एंगल पर होता है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर नोड बोलते हैं, ठीक है ना। तो उसमें पूछ लेगा px में बता बच्चों कितने एंगुलर नोड होते हैं, तो इसमें एंगुलर नोड कितना होता है, एंगुलर नोड मतलब कितना हो गया 1 हो गया। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। अब बोलेगा किस एक्सेस में होता है एंगुलर नोड, बताओ किस प्लेन में होता है, ठीक है। एंगुलर नोड बोल दो या फिर इसको क्या बोल दो, नोडल प्लेन। ध्यान से देखो मैं लिख रहा हूं, इसको नोडल प्लेन भी बोलते हैं। तो पूछ लेगा बताओ बच्चों इसमें नोडल प्लेन कितने होते हैं, तो नोडल प्लेन 1 होता है। किस एक्सेस में होता है, तो नोडल प्लेन क्या होगा, x को छोड़ दो तो क्या बचेगा yz, तो नोडल प्लेन क्या होता है yz एक्सेस में होता है नोडल प्लेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। सेम इसी टाइप से देखो बच्चों मैं क्या बनाऊंगा, py बनाऊंगा। py क्या, अगर ये y एक्सेस है तो ये x एक्सेस हो जाएगा, वैसे क्या होगा z एक्सेस हो जाएगा। तो ये क्या होता है y एक्सेस में देखो होता है, यानी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होती है, y के अलोंग होती है। देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहा है, देखो y एक्सेस पे मिल रहा है। px में इलेक्ट्रॉन कहां मिल रहा है, x एक्सेस पे मिल रहा है, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो इसमें भी देखो बच्चों ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन हो जाएगा। इसमें नोडल प्लेन कितना होता है, वो भी 1 होता है। किस एक्सेस में होता है, y को छोड़ दो, x y z में y छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, zx प्लेन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन बोलेंगे। ओके चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों ये pz में बना रहा हूं, ये मान लो z एक्सिस है, ठीक है। तो z एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है, यानी ऐसा होता है। तो वो कंबाइंड स्ट्रक्चर था, देखो मैं सेपरेट करके देखो बना रहा हूं ऐसे करके। तो pz क्या हो जाएगा, जैसे मान लो कि ये x एक्सिस है, ये वाली x एक्सिस हो गई, ठीक है। ये वाली क्या हो गई, y एक्सिस हो गई। ये तो ये वाली एक्सिस क्या हो जाएगी, ये z एक्सिस हो जाएगी। तो देखो ये वाला क्या हो जाएगा 2pz, और ये वाला क्या हो जाएगा 3pz हो जाएगा। देखो मैंने बना दिया। ये क्या हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन कितना होता है, 1 होता है। किस प्लेन में होता है, एक्स वाई जेड में, जेड हटा दो तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लेन को हम लोग बोलते हैं नोडल प्लेन। क्या अभी क्लियर है आप लोगों को? तो चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको पहले तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं डी सबशेल के बारे में। तो बहुत ही ध्यान से देखिए आप लोग। तो अगर मैंने डी लिखा हुआ है सिर्फ, तो डी मतलब क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं सबशेल, ठीक है। अब डी में जैसा कि आपको पता है कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। देखो आपको 5 ऑर्बिटल्स दिख रहे होंगे। 5 ऑर्बिटल्स का नाम क्या क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, देखो बच्चों क्या क्या होगा। हम लोग बोलते हैं डी एक्स वाई बोलते हैं, डी वाई जेड बोलते हैं, डी जेड एक्स बोलते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलते हैं, और डी जेड स्क्वायर। तो इनको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, ये सब ऑर्बिटल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर ये लिखा है मतलब सबशेल है, इसका मतलब क्या होता है, ऑर्बिटल्स होता है। अब ये पांचों क्या हो गए, ये इनके नाम हो गए। तो अब ये पांचों में कोई भी, ये मैं नहीं बोलो डी एक्स वाई, इसका नाम भी हो सकता है, इसका 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 भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जनरली क्या होता है, मिडिल वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डी जेड एक्सेस बोलते हैं। तो डी जेड स्क्वायर मिडिल वाला होगा, बाकी चारों कोई भी रख सकते हो, ठीक है ना। उसको छोड़ के बाकी एक्स वाई तुम कोई भी मान सकते हो, वाई जेड कोई भी मान सकते हो। क्लियर है? चलो अच्छी बात है। तो अब बच्चों देखो डी एक्स वाई का देखो कैसा बनेगा, देखो यहां पर। तो डी एक्स वाई देखो कैसा होता है, ये मैंने बना दिया एक्स एक्सिस बना दिया, और ये मैंने बना दिया वाई एक्सिस बना दिया। जेड एक्सिस कहां होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो देखो डी एक्स वाई क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी। तो ध्यान से देखो यहां पर एक्स वाई प्लेन में होती है, ये डी एक्स वाई ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये वाला प्लेन एक्स वाई प्लेन हो गया। यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। आपसे पूछेगा बताओ बच्चों यहां पर नोडल प्लेन कहां कहां होगा, तो इसमें भी क्या होता है, नोडल प्लेन होता है। कितने होता है नोडल प्लेन, 2 होता है।
कहाँ कहाँ होता है पूछ लेगा, तो आपको बच्चों याद रखना है एक्स वाई को छोड़ दो तो क्या बचेगा, वाई जेड एंड जेड एक्स। ये प्लेन क्या होता है, ये नोडल प्लेन होता है। क्या अभी क्लियर है आप लोगों को? तो चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो डी जेड एक्स की अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या हो गया, जेड एक्सेस हो गया, तो ये क्या हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। तो जेड एक्स क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी, जेड एक्स प्लेन में होगी, ठीक है। तो देखो यहां पर ये जेड एक्स प्लेन हो गया, ये देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी यहां पर है। यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है, यहां पर है। तो यहां पे पूछेगा अगर जेड एक्स पे इलेक्ट्रॉन है, मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो नोडल प्लेन कहां कहां होगा, वो एक्स वाई और वाई जेड प्लेन में होगा। तो एक्स वाई एंड वाई जेड प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या भी क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं डी वाई जेड का। देखो यहां पर क्या बनेगा, तो ये वाई एक्सेस ले लिया मैंने, जेड एक्सेस ले लिया, तो वाई जेड क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी वाई जेड प्लेन में होगी। तो देखो यहां पर ऐसा होगा, ये देखो, ठीक है। तो इसमें नोडल प्लेन कहाँ होंगे, कितने होंगे, दो होंगे। कहाँ कहाँ होंगे, वाई जेड है, तो मतलब क्या हो गया, एक्स वाई वाई जेड प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन बोलते हैं। क्या अभी क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप लोग नोट करिए, फिर मैं इसके आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं। तो यहां पूछ लेगा, बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, एक्स वाई प्लेन में होगी। तो पूछेगा नोडल प्लेन कहां होगा, वो वाई जेड और जेड एक्स प्लेन नोडल प्लेन है, यानी यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 है, मतलब वो नोड है। वैसे यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी, जेड एक्स प्लेन में होगी, तो बाकी ये दोनों नोड हो गए, ये सॉरी नोडल प्लेन है, ठीक है। वाई जेड पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, ये दोनों क्या हो गए, नोडल प्लेन हो गए। सॉरी यहां पर क्या होगा, एक्स जेड हो जाएगा। तो करेक्शन कर लेना इसको, यहां पर एक्स वाई और एक्स जेड कर देना, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों इसी में दो पॉइंट में और डिस्कस करता हूं, दो और बचे हुए हैं ना, कौन कौन सा, एक बचा हुआ है आपका डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये एक्स एक्सेस मान ली, ये वाई एक्सेस मान ली। तो देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होगा, तो बहुत ही ध्यान से देखो। तो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर होगी, एक तो एक्स के अलॉन्ग होगी और एक वाई के अलॉन्ग होगी। तो ये हो गया, क्लियर है। तो यहां पे क्या हो गया, नोडल प्लेन कितने होते हैं, इसमें भी दो नोडल प्लेन होते हैं, यहां से 45 के डिग्री पे होते हैं, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो ये हो गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों यहाँ पे सब में कितने नोडल प्लेन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, क्लियर। तो बच्चों देखो यहां से एक फॉर्मूला बन गया, नोडल प्लेन बोलो या फिर एंगुलर नोड बोलो, इसी को बोलते हैं एंगुलर नोड, है ना। तो यहां देखो बच्चों मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं, फॉर्मूला क्या बना रहा हूं, रेडियल नोड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, देखो n माइनस एल माइनस 1। अभी हम लोग निकाला था 1s में, याद करो 1s में कितने रेडियल नोड आ रहे थे, एक भी नहीं, 0 आ रहा था। यहां से कैलकुलेट करके देखो n की वैल्यू 1 हो गई, l के लिए l की वैल्यू 0 हो गई, तो 1 माइनस 0 माइनस 1 देखो 0 आ जाएगा। तो इसमें क्या होते हैं, 0 रेडियल नोड होते हैं, वो रेडियल नोड। मैंने पूछा यहां पर रेडियल नोड तो 0 होते हैं, मैंने पूछा था ट्वाइस एस में कितने होते हैं, तो यहां पे रेडियल नोड कितना आ रहा था, 1। यहां से भी निकालो, तो यहां रखोगे 2 माइनस 0 माइनस 1, देखो 1 आ गया, समझ रहे हो। तो रेडियल नोड का बच्चों फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहां पर एंगुलर नोड यानी ये नोडल प्लेन, इसका फॉर्मूला क्या होगा, जो एल की वैल्यू होगी, यानी एस में एक भी एंगुलर नोड नहीं था, क्योंकि वहां पे एल की वैल्यू 0 थी, इसलिए एक भी नहीं था। पी में कितने होते हैं, पी में 1 था नोडल प्लेन, तो यहां पे देखो पी में एल की वैल्यू 1 होती तो उसमें 1 था, है ना। अब देखो यहां पर बच्चों डी में कितने होते हैं, डी में नोडल प्लेन 2 हैं, तो एल की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो नोडल प्लेन का फॉर्मूला क्या हो गया, या फिर एंगुलर नोड का जो एल की वैल्यू होगी वही क्या होगा, एंगुलर नोड होगा। क्या मेरी बातें फील आ रही है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो, ठीक है। तो बच्चों रेडियल नोड का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, ये आपको याद रखना n माइनस एल माइनस 1, ठीक है। एंगुलर नोड का फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू एल होगा, क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो इसी में मैं आगे बताता हूं, एंगुलर नोड का फॉर्मूला तो एल हो गया,
लेकिन यहां पर एक याद रखना है, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर। अब डी जेड स्क्वायर में क्यों नहीं होता मैं डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा वेट करो आप। तो मैंने पूछा बताओ बच्चों कि टोटल नोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा। टोटल मतलब सबको सम कर दो, तो सम करोगे एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी n-1। तो बच्चों ये आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्या क्लियर है आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों देखो मैं सबको रफ कर रहा हूं। अब देखो मैं आपको बता देता हूं डी जेड स्क्वायर के बारे में, ध्यान से देखो आप लोग, बिल्कुल भी मिस मत करना ये वाला पॉइंट। देखो तो बच्चों यहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है, एक्स के अलॉन्ग है और वाई के अलॉन्ग है, जबकि इसके पहले क्या थे वो प्लेन में थी। जैसे डी एक्स वाई में क्या था, एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। डी वाई जेड में क्या होता है, वाई जेड प्लेन में होती है इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी। समझ में आ रही बात आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर बच्चों जेड एक्सिस है तो डी जेड स्क्वायर का देखो ग्राफ कैसा बनेगा। तो देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, ये देखो मैंने क्या किया, जेड के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन है यहां पर देखो, और यहां पर बच्चों कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता है। यहां पर क्या होता है, एक्चुअल में यहां रिंग होती है, और इस रिंग में भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मिलने की प्रोबेबिलिटी होती है। यानी यहां पर एक भी नोडल प्लेन नहीं होता है, इसलिए मैंने डी जेड स्क्वायर एक्सेप्ट लिख दिया, क्योंकि डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, नोडल प्लेन 2 होते हैं, सबके लिए 2 आ रहे थे, इसके लिए भी 2 आ रहा है, लेकिन इसके लिए कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोनिकल शेप में होता है नोडल नोड, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे नोडल प्लेन एक भी नहीं होता है। तो जल्दी से आप लोग उसको नोट करिए, फिर मैं आगे एक पार्ट डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं साइन वर्सेस आर के ग्राफ के बारे में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपसे बार बार पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों देखो ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना। ये इक्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया हुआ था, ठीक है। एक्स वाई जेड क्या थे, ये कोऑर्डिनेट थे। पाई तो आपको पता ही कांस्टेंट है। एम मतलब क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। एच मतलब क्या हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, ठीक है। ई मतलब हो गया टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी मतलब या फिर यू बोल दो, उसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और साइन क्या है, मतलब यहाँ वेव फंक्शन है, ठीक है। तो बच्चों साइंटिस्ट ने क्या बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तो वहां से क्या करोगे, साइन की वैल्यू निकालो। अब हम लोग के सिलेबस में ही नहीं सॉल्व करना, तो हम लोग को ये सॉल्व करना भी नहीं है, ठीक है। तो मैं जितना बता रहा हूँ सिर्फ आपको उतना समझना है। तो साइंटिस्ट ने बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, वहां से साइन की वैल्यू निकालो, और साइन की वैल्यू में इलेक्ट्रॉन की सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को, कि साइन की वैल्यू के अंदर इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाली गई। जैसे मान लो न्यूक्लियस है न्यूक्लियस से थोड़े दूर पे क्या होंगे, ऑर्बिटल्स होंगे। मान लो न्यूक्लियस यहां पर है, ऑर्बिटल्स मान लो यहां पर है। तो अब न्यूक्लियस से ऑर्बिटल की जो लोकेशन है वो देखो 3D में है। 3D मतलब क्या होगा, यहां पर 3 वैल्यू आएंगी, एक एक्स एक्सिस से तुम डिस्टेंस देख सकते हो, एक वाई एक्सिस से देख सकते हो, जेड एक्सिस से देख सकते हो, है ना। तो इसलिए अगर तुम्हें ऑर्बिटल्स के बारे में जानना है, तुम्हें 3 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। कौन कौन सी, N, L एंड M, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो जो इस इक्वेशन को सॉल्व किया गया, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके साइन की वैल्यू निकाली गई, उससे ग्राफ बनाया गया। तो ये ऐसा बना 1s का ग्राफ, ऐसा बना 2s का, ये बना 3s का, एंड ये बना 4s का ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ बच्चों क्या करने हैं, आपको याद रखने हैं। समझ में आ रही बात है आप लोगों को? चलो मैं इसको पहले इसको थोड़ा सही कर देता हूं, ठीक है। तो ग्राफ में ये सर्कल नहीं है, मैंने सर्कल बाद में बनाया हुआ है, ठीक है। सर्कल अब ये नहीं है यहाँ पर, चलो अच्छी बात है। तो ग्राफ इसका कैसे जा रहा है, ऐसे ग्राफ गया है, इसका ग्राफ ऐसे बना है। अब आप पूछोगे सर ये ग्राफ कैसे आया, तो मैं बोलूंगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आया है। अब ये इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया गया, वो सिलेबस में नहीं पढ़ना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, ये वाले ग्राफ याद रखने हैं, डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों देखो यहाँ पर साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो बोला कि इसको सॉल्व करो, तो यहां से जो साइन की वैल्यू आएगी, साइन क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। अब साइन जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, और देखो ये साइन 1,0 लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, तो साइन अगर n, l को लिखते हैं हम लोग ऐसे, तो अगर मैंने लिखा है यहां पर, ध्यान से देखना, लिखा है साइन 1,0, मतलब n की वैल्यू 1 है और l की वैल्यू 0, मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब है साइन 1s। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्योंकि n की वैल्यू 1 है और s मतलब l 0 मतलब s हो गया। वैसे यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, साइन 2,0 मतलब क्या हो जाएगा, साइन 2s हो जाएगा।
वैसे लिखा साइन 3,0 मतलब क्या हो गया, साइन 3s हो जाएगा। वैसे लिखा है साइन 2,1 है ना, इसका मतलब क्या हो गया, साइन 2p हो गया। ठीक है, तो वही देखो यहाँ पे जो ग्राफ बना हुआ है 1,0 मतलब 1s का ग्राफ है, ये 2s का है, ये 3s का है, और 2,1 मतलब 2p का है। सेकंड शेल, और 1 मतलब क्या हो गया, L1 मतलब p, क्योंकि n, l है। क्लियर यहां तक, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों देखो यहाँ पे साइन वर्सेस आर ग्राफ बनाया गया। अब बोला गया इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कौन बताएगा, साइन बताएगा, ऐसा साइंटिस्ट ने एज्यूम किया। अब साइन जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, तो अब बच्चों इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो, अगर मान लो साइन की वैल्यू जहां जहां जीरो है, देखो ध्यान से देखो, जहां पे साइन की वैल्यू जीरो होगी इसका मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। अगर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, इसका मतलब वहां पे क्या है, नोड है ना। और बच्चों जो ग्राफ बनाया गया, ये कौन सा ग्राफ है, देख लो मैं लिख देता हूं, ये रेडियल वेव फंक्शन का ग्राफ है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो यहां पे जो नोड आएगा वो कौन सा नोड आएगा, वो रेडियल नोड आएगा। मैं एंगुलर नोड की बात नहीं करूंगा, तो यहां आपसे रेडियल नोड के ऊपर एक ग्राफ पूछा जाएगा। तो देखो, तो यहां पे क्या होगा, ये नोड आ गया, यानी जहां जहां साइन की वैल्यू जीरो होगी वो नोड होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर साइन की वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है ग्राफ में, तो यहां पे कोई भी नोड नहीं होता है। तो मैं वो लिख देता हूं, यहां पर रेडियल नोड कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है, यहां पे देखो साइन की वैल्यू, देखो यहां पे जीरो, देखो इस पॉइंट पे जीरो है, सर्कल कर दिया मैंने इस पॉइंट को। तो यहां पे बोलेंगे यहां पे रेडियल नोड कितना है, यहां पे रेडियल नोड 1 है ना। अब मैं पूछा यहां पे देखो वैल्यू दो जगह जीरो है, एक जगह ये जीरो है और देखो एक जगह यहां पे जीरो है, दो बार जीरो है, मतलब यहां पर क्या होगा, रेडियल नोड कितना होगा, यहां पे रेडियल नोड 2 आएगा। ठीक है, अब पूछा यहां पे बताओ रेडियल नोड कितना, जीरो, यहां पे वैल्यू कहीं भी जीरो नहीं है, इसका मतलब यहां पे रेडियल नोड कितना होगा, रेडियल नोड जीरो होगा। क्या मेरी बातें समझ आ रही है आप लोगों को, तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आपको ये ग्राफ से आपको दिख रहा होगा किसमें कितने रेडियल नोड है। तो ऐसे आपको ग्राफ दे दिया जाएगा, बोलेगा बताओ बच्चों इसमें से 2s का ग्राफ कौन सा है, 3s का ग्राफ कैसा कौन सा है। तो आपको अगर ये याद है तो आसानी से बता सकते हो, अगर नहीं भी याद है तो नोड देख के बता सकते हो, रेडियल नोड आ जाएगा यहां से। क्लियर, चलो अच्छी बात है, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो, मैंने आपको एक ग्राफ को बना के नहीं दिखाया है कि मैंने एक क्वेश्चन को पूरी सॉल्व की फिर मैंने बताया कि ग्राफ देखो ऐसे ऐसे प्लॉट होगा, मैंने वो नहीं बताया। मैंने बस ग्राफ बना हुआ था, मैंने इसको बस समझाया है आपको, ठीक है ना। तो ग्राफ बनाने के ऊपर नहीं आएगा, बस आपको समझना है ना, समझ के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है बस। ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि अगर आपको ग्राफ याद है, 4 ऑप्शन में दे देगा, बताओ 2s का ग्राफ कौन सा है, टिक कर दो, हो गया सॉल्व। तो ये वाले ग्राफ आपको याद रखने हैं। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब अच्छा देखो, जो ग्राफ के थ्रू मैंने क्या किया, रेडियल नोड निकाल लिया। अब चाहो तो आप फॉर्मूले के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो और कंपेयर करके देखो जो मैंने निकाला वो सही है कि गलत है। तो देखो बच्चों, याद होगा आप लोगों को, रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या था, n माइनस एल माइनस 1 था, है ना। तो यहां लगाओ, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, ये 1 n होता है, ये l होता है। तो यहां पे रेडियल नोड कितना आएगा, n माइनस एल माइनस 1, यानी वैल्यू 0 आ गई, तो रेडियल नोड 0 हो गया। और ग्राफ से भी देखो 0 आ रहा है। यहां पे रेडियल नोड निकालो चलो, तो यहां पे रेडियल नोड जो आएगा वो कितना आएगा, n और ये l दिया है, तो n माइनस एल माइनस 1, वैल्यू कितनी आ रही है 1, यानी रेडियल नोड कितना आ रहा है 1। देखो यहाँ पे 1 है, एक जगह साइन की वैल्यू 0 हुई है। साइन मतलब क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, ऐसा साइंटिस्ट ने माना, एज्यूम किया। ओके, यहां पे रेडियल नोड निकालो, क्या होगा, n माइनस, सॉरी n कितना है 3 है, n माइनस एल माइनस 1, वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो यहाँ रेडियल नोड देखो फॉर्मूले से 2 आ रहा है, जबकि यहाँ पे भी देखो 2 आ रहा है, क्योंकि दो जगह देखो वैल्यू 0 है साइन की। ठीक है, यहाँ पे निकालो रेडियल नोड, आप कितना आएगा देखो, तो रेडियल नोड की वैल्यू आएगी n माइनस एल माइनस 1, है ना, n माइनस एल माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पे देखो कहीं भी वैल्यू देखो 0 नहीं है, बीच में कहीं 0 देखो यहाँ पर नहीं है, मतलब ये भी वैल्यू क्या है, सही है 0 देखो। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट कर लो, ठीक है। और ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, मैं भी एग्जाम में आपको दे दूंगा, तो याद रखना है चीजें, नोट करिए। तो देखो बच्चों, अभी मैंने आपको समझाया साइन वर्सेस आर के ग्राफ के बारे में, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। तो ये 1s का ग्राफ हो गया, ये 2s हो गया, ये 3s हो गया, ये 2p हो गया। तो ये ग्राफ आपको याद रखने हैं, क्योंकि डायरेक्ट इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छी बात है।
अब बच्चों जब साइन वर्सेस आर का साइंटिस्ट ने ग्राफ बनाया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रॉब्लम क्या आ गई यहाँ पर कि उन्होंने बोला कि साइन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, अब प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होती है, तो यहाँ देखो वैल्यू निगेटिव आ रही है, ये वैल्यू निगेटिव आ रही है, इसका मतलब इसमें कुछ करेक्शन करने की जरूरत है ना। तो उन्होंने क्या किया, नए निगेटिव वैल्यू को भी उन लोग पॉजिटिव करना है, तो पॉजिटिव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने ग्राफ अब क्या किया, साइन वर्सेस आर के ग्राफ की जगह साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाया। जब साइन स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, निगेटिव वैल्यू को भी क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा, मतलब साइन कभी निगेटिव वैल्यू लेगा ही नहीं। यानी ये वाला क्या वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो उन्होंने बोला कि साइन इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, साइन स्क्वायर जो होगा अब वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो अब जो नेक्स्ट मैं आपको ग्राफ बनाऊंगा वो साइन वर्सेस आर नहीं होगा, वो क्या होगा, साइन स्क्वायर वर्सेस आर होगा। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो बच्चों देखो वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द मेन एम ऑफ श्रोडिंगर इज टू गिव ए सोल्यूशन फॉर द प्रोबेबिलिटी अप्रोच, ठीक है ना। तो इक्वेशन क्या किया गया, सॉल्व किया गया और ये ऑब्जर्व किया गया। क्या ऑब्जर्व किया गया कि साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव भी है और कहीं कहीं साइन की वैल्यू क्या है, निगेटिव भी है। कहीं कहीं पॉजिटिव है, कहीं निगेटिव है, कहीं पॉजिटिव है, निगेटिव है, पॉजिटिव है ना। तो उन्होंने क्या बताया, जबकि वैल्यू ऑफ साइन क्या होगा, पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है, लेकिन हमेशा ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। यानी ये कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता है, प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव होती ही नहीं है। अब निगेटिव नहीं होती इसका मतलब अब तुम्हें साइन वेव फंक्शन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी साइन स्क्वायर होगी। क्लियर है। तो उन्होंने नेक्स्ट क्या किया, प्रॉपर यूज ऑफ साइन स्क्वायर इन फेवर ऑफ साइन। तो उन्होंने साइन वर्सेस आर की जगह अब साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाया। तो वो ग्राफ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं वो डिस्कस करने वाला हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं साइन स्क्वायर वर्सेस आर के ग्राफ के बारे में। तो साइन वर्सेस आर ग्राफ आपको याद है, अगर ये याद है तो आप वाला ग्राफ बहुत ही आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, ये वाली निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव करने के लिए, है ना, क्योंकि ये यहाँ पे ड्रॉबैक आ रहा था, इसलिए अब उन्होंने बोला साइन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नहीं बताएगा, जो साइन स्क्वायर होगा एक्चुअल में वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगा, ठीक है। थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ा था, चलो अच्छी बात है। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर ग्राफ देखो कैसा होगा बच्चों, इसका देखो शेप ऐसा ही होगा, मतलब इसी टाइप का होगा ग्राफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर देखो बच्चों ग्राफ क्या होगा, यहां पर देखो बच्चों ये वाला जो पॉइंट है, देखो जो निगेटिव पॉइंट है, साइन अब क्या होगा, स्क्वायर है मतलब निगेटिव वैल्यू कभी लेगा ही नहीं, मतलब ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। देखो ग्राफ ऐसा आ जाएगा, देखो ये ऐसा ग्राफ आ जाएगा। तो एग्जैक्ट ग्राफ कौन सा है, एग्जैक्ट ग्राफ ये वाला, देखो मैं ये बना दे रहा हूं। तो ये वाला ग्राफ जो बना हुआ ये वाला ग्राफ क्या है आपका, एग्जैक्ट ग्राफ है, देखो क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब अच्छा देखो यहाँ पर तो 1s का ग्राफ ऐसा होता है, साइन स्क्वायर वर्सेस देखो आर में 2s का ग्राफ देखो ऐसा होता है, ठीक है। अब पूछेगा 3s का बताओ क्या ग्राफ कैसा होगा, तो 3s बच्चों देखो ये पॉजिटिव वैल्यू तो पॉजिटिव जाएगी, निगेटिव वाली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब ये खत्म हो जाएगा यहाँ से। और ये ग्राफ कैसा दिखने लगेगा, देखो ये ग्राफ ऐसा दिखने लगेगा, ओके। तो ये ऐसा ग्राफ हो गया, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा, देखो है ना, मतलब शेप ऐसे ही रहेगा ना, चलो अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट करिए। तो अगर आपको साइन वर्सेस ग्राफ याद है आर वाला, तो साइन स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ बना सकते हो। इन निगेटिव वैल्यू को भी क्या करना है, पॉजिटिव कर देना है। बाकी मैं ये बोल रहा हूँ साइन वर्सेस आर का ये जो कर्व बना है, साइन स्क्वायर वर्सेस आर का जो कर्व बना है वो दोनों अलग अलग होगा, लेकिन मैं आपको बस पैटर्न समझा रहा हूँ कि किस टाइप से होगा। क्लियर है, चलो अच्छी बात है, नोट करिए आप लोग इसको। अब बच्चों देखो यहाँ पर पहले एक प्रॉब्लम आई थी, वो प्रॉब्लम तो रिमूव हो गई, यानी अब निगेटिव वैल्यू कोई नहीं बची, अब सारी वैल्यू क्या हो चुकी है, पॉजिटिव हो गई है। चलो बहुत अच्छा। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ 3s के ग्राफ के बारे में। तो यहाँ देखो मैंने 2 ग्राफ बना लिए, है ना। तो देखो यार साइन वर्सेस आर का ग्राफ बना हुआ था, मुझे यहाँ पे क्या करना है, साइन स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ बनाना है। तो स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये वाली वैल्यू को पॉजिटिव करना होगा। पॉजिटिव करने के लिए मैं क्या करूँगा, देखो मैं इस वैल्यू को ऐसे बना दूंगा, दिख रहा है आप लोगों को, चलो अच्छी बात है। मतलब इसका देखो 3s का साइन स्क्वायर वर्सेस आर का जो ग्राफ है, देखो मेन ग्राफ देखो कैसा हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये ग्राफ हो गया मेन ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ हो गया देखो, फिर ये ग्राफ हो गया, ये ऐसा हो गया, ये इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। 2p का तो खैर कोई नहीं, निगेटिव वैल्यू है ही नहीं इसमें, तो कोई बात ही नहीं। तो आप लोग इस ग्राफ को नोट कर लीजिए और ये ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो
साइन वर्सेस आर जो ग्राफ था और मैंने एक साइन स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ बनाया, मैं बोल रहा हूं ये दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, सेम टाइप की होंगी, है ना। दोनों का कर्व देखो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं दोनों सेम नहीं होगा, तो बस मैं टाइप का बता रहा हूं, ठीक है ना, एग्जैक्ट नहीं बना रहा हूं ऐसा। तो आपको बस कर्व याद रखना है कि साइन स्क्वायर वर्सेस आर, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, तो एक ग्राफ ऐसा बना होगा 2s, देखो 4 ऑप्शन ऐसे दिए जाएंगे, तो बोलेगा बता 2s ग्राफ उसमें कौन सा है साइन स्क्वायर वर्सेस आर का, तो आप बता सकते हो। यानी पहले साइंटिस्ट ने क्या किया, साइन को वेव फंक्शन माना था, है ना, तो साइन को उसने क्या माना, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी भी माना। तो जब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी माना तो वहां पे प्रॉब्लम क्या आ गई, ये वाली प्रॉब्लम आ गई थी, निगेटिव वैल्यू वाली। तो निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर दिया, साइन स्क्वायर को मान लिया इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अब चेंज करके। तो जैसे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी साइन स्क्वायर माना तो ये वाली प्रॉब्लम तो रिमूव हो गई, तो चलो रिमूव हो गई, तो यहां तक तो ठीक ठाक था। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम और आ गई, क्या मतलब, जो पहले से एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी देखो, तो उस प्रॉब्लम का नाम देखो यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने बच्चे बोला ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन है, ऑर्बिटल है, ठीक है, तो यहां से जो बीच की डिस्टेंस होगी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं, है ना। तो आर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी तुम न्यूक्लियस से दूर जा रहे हो, अगर आर की वैल्यू मैं 0 कर दूं उसका मतलब मैं न्यूक्लियस के अंदर हूं, है ना, और न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहां पे साइन स्क्वायर की वैल्यू भी 0 होनी चाहिए आर 0 पर, लेकिन यहां पे देखो आर 0 पर साइन स्क्वायर की वैल्यू 0 है ही नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू है, और साइन स्क्वायर इनफाइनाइट मतलब इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट, इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे देखो एक ड्रॉबैक और रह गया यहां पर, अभी यहां पे देखो R0 पे ये भी वैल्यू इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होनी चाहिए थी, क्योंकि आप न्यूक्लियस के अंदर हो R0 मतलब, लेकिन यहां पे देखो इनफाइनाइट प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये भी गलत है ग्राफ, है ना। यानी यहां पे भी आपको एक करेक्शन करना और है अभी बाकी। फिर देखो यहां बच्चों, यहां पर भी देखो वैल्यू 0 पे 0 होनी चाहिए, जबकि इनफाइनाइट वैल्यू है, ठीक है ना, जबकि यहां पर देखो सही है। तो यहां पे बच्चों एक और टर्म ऐड किया गया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, ठीक है ना। तो पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए, और बच्चों ये ग्राफ आपको याद रखना है, चाहे कुछ हो जाए, आपको समझ में आया या नहीं आया, लेकिन ये ग्राफ अब तो याद होना ही चाहिए कि ऑप्शन में अगर आएगा तो हम सिर्फ पर टिक कर देंगे, ठीक है। तो चलो अच्छी बात है, नोट करिए। तो बच्चों देखो मैं थर्ड टाइप के ग्राफ के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। तो बच्चों देखो एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, तो ये देखो मैंने न्यूक्लियस ले लिया, न्यूक्लियस से मैं क्या करूंगा, एक आर डिस्टेंस से मैंने क्या ले लिया, देखो आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, है ना। तो मैंने यहाँ पहले मैं वॉल्यूम निकालता हूं, तो वॉल्यूम जो कैसे आएगा, मैंने आर डिस्टेंस पे क्या हुआ, डी आर वॉल्यूम ले लिया, ध्यान से देखना, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया, मैंने डी आर ले लिया। तो देखो बच्चों, तो मैं पूछूं ये आर है, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा, तो ये होगा आर प्लस डी आर होगा, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये जो वैल्यू है कितनी है, ये डी आर है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं ये वाला वॉल्यूम निकालूं, ये स्फेरिकल है, ठीक है, तो वॉल्यूम कैसे निकालोगे, बहुत ही ध्यान देखना। तो वॉल्यूम निकालूंगा मैं कैसे, मैं निकालूंगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब, यानी इसमें से माइनस कर दो तो बीच वाला वॉल्यूम आ जाएगा। तो बड़ा वाला वॉल्यूम क्या हो गया, आर प्लस डी आर है, ये हो गया माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, मतलब इस वॉल्यूम को मैंने माइनस कर दिया। तो जब पूरे वॉल्यूम से वॉल्यूम माइनस करोगे तो बीच वाला वॉल्यूम बच जाएगा। अब देखो इसको पूरा मैं सॉल्व करता हूँ, तो जब सॉल्व करोगे देखो कैलकुलेशन में कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो लिखा है 4/3 पाई कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और क्या आएगा a प्लस बी। तो आपको फॉर्मूला याद होगा, चलो बहुत अच्छी बात है। तो 4/3 पाई कॉमन हो गया, ये क्या आ गया आर क्यूब है। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो ये भी आर क्यूब लिखा हुआ है, चलो मैंने इसको ऐसे बनाते इसको मैं भी ऐसे बना देता हूँ, तो ये भी आर क्यूब है और ये भी आर क्यूब है, कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू आई 4/3 पाई, अब यहाँ है डी आर क्यूब प्लस यहाँ पे क्या होगा 3r² डी आर हो गया प्लस 3r, तो यहाँ आएगा 3r डी आर स्क्वायर आ गया, ओके। तो अब बच्चों देखो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, मैं बोल रहा हूँ डी आर क्या है, जो मैंने यहाँ वॉल्यूम लिया है वो वॉल्यूम बहुत ही स्मॉल है, तो डी आर क्या होगा, डी आर मैंने क्या लिया स्मॉल लिया, तो जब डी आर तुम स्मॉल लोगे तो डी आर का स्क्वायर और डी आर का क्यूब, देखो ध्यान से देखो, क्योंकि स्मॉल का जो स्क्वायर होता है ना, और स्मॉल का जो क्यूब होता है वो क्या होता है और भी छोटा हो जाता है, मतलब टेंडिंग टू 0 हो जाता है। कैसे देखो ध्यान से देखो, जैसे बच्चों मैंने बोला कि यहाँ मान लो 0.1 है, ठीक है,
तो ये ठीक है, तो यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -1। अगर मैंने इसको लिख दिया 10 की पावर -2, 3 लिख दिया मान लो, इसका मतलब है 0.001 हो गया, तो ये छोटे से और छोटा हो गया। तो dr मैंने बहुत ही स्मॉल लिया है, यानी उसका स्क्वायर और क्यूब करोगे तो और छोटा हो जाएगा, मतलब इतना छोटा कर दिया कि वो नेग्लेक्ट हो गया। नेग्लेक्ट हो गया मतलब तुम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हो, इसको 0 कर सकते हो, इसको भी 0 कर सकते हो। तो यहाँ सॉल्व करने में देखो बच्चों क्या आएगा, तो यहाँ सॉल्व करने पे आएगा 4/3 पाई, है ना, और ये वाली टर्म बचा देखो 3r² और ये dr हो गया। क्लियर, चलो अच्छी बात है। अब देखो इसको और सॉल्व करते हैं, 3 से 3 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 4πr² dr। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये पार्ट है इस पार्ट का क्या हो जाएगा, पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो ये वॉल्यूम आ गया। अब मुझे क्या किया, साइन स्क्वायर क्या होगा, देखो यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ने बोला कि ये क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगा। ठीक है, यानी अब अगर तुम इसको इलेक्ट्रॉन इसका मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो अब उस वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, देखो ध्यान से देखो 4πr² dr इंटू साइन स्क्वायर, इस वैल्यू को क्या बोलेंगे, अब ये वाली वैल्यू जो होगी वो इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगी। तो पहले साइन को माना गया, फिर साइन स्क्वायर को माना गया, क्योंकि उसमें कुछ क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गए। अब बोला गया ये वाली वैल्यू क्या बताएगी, एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी बताएगी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4πr² dr इंटू साइन स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बनाएंगे। तो जल्दी से पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था साइन स्क्वायर वर्सेस r के ग्राफ के बारे में। तो आपको याद होगा 1s के लिए ग्राफ ऐसा बन रहा था और 2s के लिए ग्राफ ऐसा बन रहा था। मैंने अभी 3s नहीं बनाया, तो ये जो ग्राफ बना हुआ है किसके लिए बना है, ये 2p के लिए बना हुआ है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हम लोग ग्राफ बनाते हैं 4πr² dr साइन स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ। ठीक है, पहले हम लोग ने साइन को माना साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी, फिर थोड़ा प्रॉब्लम्स आ गई तो करेक्शन करके साइन स्क्वायर को माना गया, उसमें भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उसको करेक्शन करके क्या किया गया, अब इस वाली वैल्यू को इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी माना गया। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि 0 पे वैल्यू 0 नहीं दे रहा था, जबकि वैल्यू 0 पे 0 देनी चाहिए, क्योंकि 0 मतलब न्यूक्लियस के अंदर हो और वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ 0 नहीं आ रहा था, तो इसलिए देखो क्या होगा, आर की वैल्यू 0 करोगे, देखो यहाँ पर भी आर है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये वाला ग्राफ अब इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों ये वाला ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा आपका, ऐसा बनेगा, यानी सेम ग्राफ देखो क्या होगा भाई, ये वाला एक पॉइंट क्या होगा, 0 से स्टार्ट हो गया, ऐसा ग्राफ बनता है, ये आपको याद रखना है। चलो अच्छी बात है। अब बच्चों आपसे ये पूछा जाएगा कि बताओ 2s का ग्राफ साइन स्क्वायर वर्सेस r का ऐसा था, तो ये 1s का था बच्चों, देखो 1s आप कंपेयर कर सकते हो। तो 2s का ग्राफ पहले ऐसा था, अब देखो यहाँ पे 0 पे वैल्यू 0 नहीं दे रहा था ये, तो उसने साइंटिस्ट ने क्या किया कि यहाँ पे r देखो आ गया, तो यहाँ पे 0 करोगे तो वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी पूरी। 0 हम किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 आएगा, यानी ग्राफ अब देखो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, देखो ये देखो, है ना, क्लियर है। चलो अच्छी बात है। अब देखो जो 2p का ग्राफ ऐसा था, तो ये तो 0 से ऑलरेडी स्टार्ट था, तो इसमें ज़्यादा इतना फर्क नहीं पड़ा। देखो ये ग्राफ तो ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही ग्राफ था। अब बच्चों देखो ये कुछ आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी। वैल्यू क्या है, देखो ये आपसे पूछी जाएगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये जो वैल्यू होती है कितनी होती है, इसको बोलते हैं 0.529 एंगस्ट्रॉम होता है। ये वाली जो वैल्यू होती है किसको क्या हम लोग क्या बोलते हैं, 2.7 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। ये 2s के लिए ग्राफ है, ठीक है, और ये ग्राफ इसके लिए ग्राफ है 2p के लिए। और ये वाली जो वैल्यू होती है कितनी होती है बच्चों, 2.1 होती है एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो चलो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ तक आपके ग्राफ सारे कंप्लीट हो गए। तो 3 टाइप से ग्राफ आपको याद रखने हैं, कौन कौन से, साइन वर्सेस आर, फिर साइन स्क्वायर वर्सेस आर, और फिर 4πr² dr साइन स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। तो जल्दी से नोट कर लीजिए आप इसको। तो बच्चों देखो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट पार्ट है। देखो क्या है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स ऑफ एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल्स में फिलअप करना, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल में किस टाइप से फिलअप करोगे, उसके लिए कुछ रूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। मैं 1 बाय 1 सबको एक्सप्लेन करूंगा। तो पहले मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में रूल्स बता दूंगा, उसके बाद मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, फिलिंग अप द ऑर्बिटल्स इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इज ग्राउंड
इज गवर्न बाई द फॉलोइंग रूल्स, यानी इन 3 रूल्स की हेल्प से हम लोग फिलअप करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। पाउलीज प्रिंसिपल हो गया, अबाउ प्रिंसिपल हो गया, एंड क्या हो गया, हुंड्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो नोट करिए आप लोग इसको। बोलेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से समझने के लिए आपको 3 बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, तो पॉलीज ने ये बताया था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है ना, और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर ये ऑर्बिटल दिया हुआ है तो ऑर्बिटल में अगर दोनों इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे फिलअप कर दिया तो ये गलत है पॉलीज के अकॉर्डिंग। अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐसे फिलअप कर दिया तो भी ये गलत है। ठीक है, इन्होंने से पूछा गया, इन्होंने बताया क्यों गलत है। देखो जैसे बच्चों देखो ये एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान लो ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो यहाँ क्या होगा, एक मूवमेंट जनरेट होगा। अगर दूसरे इलेक्ट्रॉन ने भी इसका साथ दे दिया तो ये भी इधर रोटेट करने लगेगा। तो एटम क्या हो जाएगा, इसमें एटम के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए एटम क्या हो जाएगा, इस केस में अनस्टेबल है। अब देखो इन्होंने बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दोनों की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। मतलब अगर एक ऐसा सीधा करोगे तो एक उल्टा कर दो, ये सही है भरने का तरीका। यानी एक दूसरे के मूवमेंट को ये लोग क्या करने चाहिए, कैंसिल आउट करने चाहिए। अगर ये ऐसे है तो इसको ऐसे होना पड़ेगा, तो जिससे एक दूसरे का मूवमेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं ऐसे करके। क्लियर हो गया, चलो अच्छी बात है। इस केस में एटम क्या होगा, स्टेबल होगा। या फिर तुम इसको ऐसे भी फिलअप कर सकते हो, ये भी सही है। पहले मैंने उल्टा कर दिया बाद में सीधा कर दिया, तो ये भी सही है। तो पॉलीज प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। मैं रफ कर दूं, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो मैं सेकंड पार्ट डिस्कस करता हूँ हुंड्स रूल के बारे में। तो देखो हुंड्स ने क्या बताया था कि अगर मान लो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन को आप कैसे फिलअप करोगे, तो आप लगातार कंटिन्यू फिलअप नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, तो हुंड्स ने ये बोला कि अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को आप 1 बाई 1 फिलअप करोगे। 1 बाई 1 मतलब ये क्या है, पी सब शेल है, इसमें 3 ऑर्बिटल है, तीनों की एनर्जी क्या होती है, इक्वल होती है। मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पहले। तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके फिलअप करो, फिलअप कर दिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन बचा, अब वो आप यहां पर भी डाल सकते हो, यहां पर भी डाल सकते हो, यहां पर भी डाल सकते हो, आपका जहां मन है वहां डाल दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको सीरियल से ही डालना है, कोई इसका वो नहीं है। तो मैंने यहां पर इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, चलो अच्छी बात है। तो उन्होंने हुंड्स ने बोला कि इलेक्ट्रॉन 1 बाई 1 फिलअप होगा। अब इन्होंने इसका रीजन क्या दिया, देखो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और निगेटिव चार्ज दोनों एक साथ रखे हुए हैं। तो निगेटिव निगेटिव मतलब सेम चार्ज है, तो सेम चार्ज में क्या होता है, रिपल्शन होता है। तो मैं बोल रहा हूं यहां पे रिपल्शन ज्यादा है जबकि यहां पे रिपल्शन कम है। तो रिपल्शन देखो कम होगा, मतलब ये वाली फॉर्म ज्यादा स्टेबल है और ये वाली फॉर्म कम स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, और नेचर में जैसा कि आपको पता है कि स्टेबल चीजें एग्जिस्ट करती हैं, मतलब ये नेचर में क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा, फिर ये तो नहीं करेगा ऐसा। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये वाली फॉर्म क्या स्टेबल है, इसलिए मतलब इलेक्ट्रॉन को 1 बाई 1 फिलअप करोगे, जिससे रिपल्शन कम क्रिएट होगा, जिससे पेयरिंग कम से कम होगी, और पेयरिंग कम होगी तो रिपल्शन कम हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गया, हुंड्स रूल आ गया, क्लियर है। चलो अब मैं अबाव प्रिंसिपल समझाने जा रहा हूं, तो पहले आप इसको नोट कर लो। अभी मैं 1 बाई 1 करके एक्सप्लेन करने वाला हूं बहुत ही अच्छे से, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। मैं तो भी बहुत जल्दी जल्दी में आपको बता रहा हूं, मैं अभी डिटेल में डिस्कस करूंगा इसी पार्ट को। ठीक है, चलिए नोट करिए। तो बच्चों देखो अभी मैंने आपको पॉलीज प्रिंसिपल के बारे में बताया। तो इन्होंने क्या बताया कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों की स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। ठीक है, मैंने अपोजिट बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, ऑर्बिटल के लिए 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो दोनों इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल सेम है, यानी 3 क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है, लेकिन चौथी क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। चौथा क्वांटम नंबर क्या होगा, स्पिन क्वांटम नंबर, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर +1/2 होगा तो दूसरे के लिए क्या हो जाएगा, -1/2। अगर इसको +1/2 मानोगे तो ये अपोजिट है, मतलब -1/2। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। तो यही लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल no 2 electron in an atom can have same set of all the 4 quantum numbers।
यानी किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होते, है ना, कोई ना कोई क्वांटम नंबर क्या होगा, डिफरेंट होता है। चलो अच्छी बात है। अब वही देखो, इसी को और डेफिनेशन दूसरी लिखी हुई है, इन एन एटम एनी टू इलेक्ट्रॉन में हैव 3 क्वांटम नंबर्स आइडेंटिकल। तो ये दोनों सेम ऑर्बिटल में है, तो ऑर्बिटल के लिए तीनों क्वांटम नंबर सेम है, बट 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। तो दोनों का स्पिन क्वांटम नंबर अलग अलग है। क्या अभी क्लियर है आप लोगों को? तो चलो बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो, इस प्रिंसिपल में आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और याद रखने हैं, जैसे कि 5 पॉइंट लिखे हुए हैं। तो पहला पॉइंट क्या है कि वन ऑर्बिटल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है ना। यानी ऑर्बिटल में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा एक ऑर्बिटल में, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर मैक्सिमम 2 होगा, 2 से ज़्यादा तो नहीं हो सकता। चलो अच्छी बात है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू 2n² इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे आया वो मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको शायद याद होगा, ठीक है, अच्छी बात है। और मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ ए सबशेल इज इक्वल टू 2 × 12+1 इलेक्ट्रॉन, ये भी लास्ट क्लास में डिस्कस किया मैंने, तो आप लास्ट लेक्चर देख लेना, आपको याद आएगा। और नेक्स्ट क्या लिखा है, द नंबर ऑफ सबशेल इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ n। तो नंबर ऑफ सबशेल इक्वल टू n होता है, ये भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये तीनों मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, वो वाला लेक्चर देखना जाके आपको, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो क्वांटम नंबर से मैं पढ़ा रहा था आप लोगों को, चलो अच्छी बात है। तो देखो नेक्स्ट लिखा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए मेन एनर्जी शेल इज इक्वल टू n²। तो जल्दी से आप लोग इस 5 पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। तो बच्चों देखो, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ हुर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है ना। तो मैंने जैसे कि आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हुर्ट्ज ने क्या बोला कि एक ऑर्बिटल, मान लो कई सारे ऑर्बिटल्स दिए हैं, अगर आपके पास मान लो p सबशेल है और आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, हमेशा 1 करके फिलअप करोगे, ठीक है ना। तो वही बोला गया है फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट मतलब जिसकी एनर्जी इक्वल होती है, तो तीनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या थी, इक्वल थी पहले, ठीक है। फॉर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पेयरिंग टेक प्लेस ओनली आफ्टर, यानी पेयरिंग कब होगी, ओनली आफ्टर और ईच ऑर्बिटल इज सिंगली ऑक्युपाइड, यानी जब एक इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाएगा उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, सही रिप्रेजेंटेशन है, जबकि ये अगर ऐसे कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये गलत है। क्लियर है। अब ये गलत क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देखो सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन, कि दोनों पे निगेटिव चार्ज है, तो दोनों पास में होंगे तो रिपल्शन क्रिएट होगा, और रिपल्शन क्रिएट होगा तो अनस्टेबिलिटी आएगी। तो वही देखो लिखा हुआ है, द रीजन बिहाइंड दिस रूल इज रिलेटेड टू रिपल्शन बिटवीन आइडेंटिकल चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम ऑर्बिटल, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन कम है, जबकि यहाँ पे 2 बार रिपल्शन ज्यादा है। ओके, बोल रहे हैं दे कैन मिनिमाइज द रिपल्शन फोर्स बिटवीन देमसेल्व्स बाय ऑक्युपाइंग डिफरेंट ऑर्बिटल्स। तो अगर ऐसे करोगे तो रिपल्शन कम होगा, जबकि इसमें रिपल्शन ज्यादा है। और बच्चों देखो यहाँ पर मल्टीप्लिसिटी मीनिंग क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, द टर्म मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी मीन्स दैट द टोटल स्पिन ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इन केस ऑफ करेक्ट फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स एज पर दिस रूल। तो बच्चों यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करो, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्लस 1। तो अभी मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाऊंगा, तो वहां पे मैं बताऊंगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना मैं सिखाऊंगा आपको, और आपसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी पूछी जाएगी, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपको पता है तो उसमें 1 जोड़ देना, तो वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए इसको। इन क्या है आपको, तो देखो आप बाउ ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जब भी आप फिलअप करोगे, ठीक है ना, तो पहले कैसे फिलअप करोगे, ध्यान से देखो, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करोगे। अब क्वेश्चन ये कि एनर्जी क्या होगी यहाँ पर, है ना। तो देखो बहुत ही ध्यान से, तो आपने बच्चों आपने बोहर मॉडल पढ़ा हुआ था, तो बोहर मॉडल में हम लोगों ने पढ़ा था कि एन की वैल्यू इंक्रीज करने पर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है, आपको याद होगा। जैसे मैंने पूछा कि बच्चों बताओ n इक्वल टू 1 शेल है, और ये n इक्वल टू 2 शेल है, n इक्वल टू 3 शेल है, और n इक्वल टू 4 शेल है, बताओ किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि n इंक्रीज करने पे क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करती है। जैसे इसकी वैल्यू याद थी, हाइड्रोजन के केस में क्या होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है,
और ये हाइड्रोजन केस में कितनी होती है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है ऑर्बिट की एनर्जी, ठीक है ना। तो माइनस में वैल्यू ज़्यादा मतलब कम वैल्यू है, ये वाली वैल्यू ज़्यादा है। क्लियर हो गया, अच्छी बात है। तो बोहर ने तो ऐसा बताया था, क्योंकि तब तक शेल और सबशेल वाला कॉन्सेप्ट आया नहीं था। अब अगर मैं बात करूं, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ये 1s लिखा हुआ है, तो 1s से तो 2s की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। बट अगर मैं पूछा बता 2s और 2p में बताओ किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, क्या आप बता सकते हो यहां पर? तो मैं बोल रहा हूं 2s और 2p दोनों की एनर्जी क्या होगी यहां पर, देखो ध्यान से, इक्वल होगी। किसके लिए? ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ध्यान से देखो क्या इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने बोला 1s की एनर्जी कम होगी, उससे ज्यादा 2s की होगी, 2s 2p की बराबर होगी, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा 3s 3p और 3d, तीनों की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। उसके बाद 4s 4p 4d आएगा, 4s 4p 4d 4f आएगा, ऐसे 5s 5p करके आएगा। तो यहाँ पे एनर्जी इसकी बराबर होगी, इन दोनों की, या फिर अकेला ही है तो कोई फर्क ही नहीं है, यहाँ पे दोनों की एनर्जी बराबर होगी, यहाँ तीनों की एनर्जी बराबर होगी, ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है। ये लेकिन किसके लिए होगा, जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अगर बच्चों मैंने बोल दिया मान लो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या होगा, मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी बच्चों एक इलेक्ट्रॉन था सिर्फ, क्योंकि बोहर मॉडल यही तो था, एक इलेक्ट्रॉन के लिए। एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन यहां पे रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो वही इलेक्ट्रॉन उड़ के यहां पर आ जाएगा मान लो, तो n बढ़ने पे तो एनर्जी बढ़ेगी, मतलब 1s से 2s की एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन एक ही इलेक्ट्रॉन है, चाहे वो 2s में रहे चाहे वो 2p में रहे, दोनों में एनर्जी बराबर ही रहेगी, क्योंकि एनर्जी सिर्फ n बढ़ने पे इंक्रीज करती है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है ना, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, देखो ध्यान से। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में ये होता है कि मैं बोला हूं s हो गया, p हो गया, d हो गया, f हो गया। अब बताओ इसमें बच्चों किसमें एनर्जी ज्यादा होगी, तो बहुत ही ध्यान से देखना। यहां पे बच्चों एक ऑर्बिटल है, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, चलो अच्छी बात है। अब देखो मैंने p बनाया, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, चलो वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने d देखो बच्चों बनाया, आप लोग नोट भी करते चलना साथ में। यहां पर d में क्या होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, यहां पे इलेक्ट्रॉन देखो कितने होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, चलो अच्छी बात है। अब देखो मैं f सबशेल बना रहा हूं, तो sp-df चारों सबशेल बना दिया मैंने, ये देखो। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 14 होगा मैक्सिमम, देखो यहां मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया। क्लियर है, चलो अच्छी बात है। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इसमें सबसे ज्यादा रिपल्शन कहां पर होगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन चाहे यहां पे रहे चाहे यहां पे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पास में रखे जा रहे हैं, और पास में रखोगे तो मतलब पेयरिंग हो रही, देखो यहां पर, तो रिपल्शन क्रिएट होगा। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, यहां पर एक ही बार पेयरिंग हुई, जबकि यहां पर 3 बार पेयरिंग हुई है, यहां पर 5 बार हुई है, यहां पर 7 बार हुई है। तो कहां रिपल्शन ज्यादा होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन, जिसमें ऑर्बिटल ज्यादा होंगे उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, क्योंकि ऑर्बिटल ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास पास में है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा। यानी मैं बोल सकता हूं sp-df में रिपल्शन ज्यादा कहां पर होगा, f वाले में सबसे ज्यादा रिपल्शन होगा। यानी कि मैं रिपल्शन की बात करूं, मैं बोल सकता हूं इसके लिए देखो l की वैल्यू कितनी होती है, 0, इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2, और इसके लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 3। यानी आप बाउ ने बोला कि एनर्जी, बोहर ने क्या बोला कि एनर्जी सिर्फ n की वैल्यू पर डिपेंड करती है, जबकि आप बाउ ने बोला कि n के साथ साथ l की वैल्यू पर भी एनर्जी डिपेंड करती है, क्योंकि इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए दिया था। तब तक sp-df पहली बात तो टर्म ही नहीं आया था, और ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए था, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है कि हाँ 2s 2p की एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। लेकिन बाउ के अकॉर्डिंग अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो 2s 2p की एनर्जी बराबर नहीं होगी, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, f की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर d वाले की, फिर p वाले की, फिर s वाले की। यानी बाउ ने क्या बोला, एनर्जी क्या होगी, n प्लस l, यानी n के साथ साथ l पर भी डिपेंड करेगा, जिसमें n प्लस l की वैल्यू ज्यादा है उसमें एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है आप लोगों को, चलो बहुत अच्छी बात है। यानी मैं बोल रहा हूं कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में तो ये होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है तो उस केस में बच्चों क्या होता है
कि n बढ़ाने पे तो एनर्जी बढ़ती है ना, L इंक्रीज करने पर भी एनर्जी इंक्रीज करती है। कैसे देखो, मैं बोला SPDF है तो F की एनर्जी क्या होती है, सबसे ज्यादा होगी। यानी अगर मैं अब पूछूं कि बताओ बच्चों 2s और 2p में एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अगर यहां पर था तो तुमने देखो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले में तुमने बोल दिया 2s 2p बराबर होगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो रिपल्शन होगा ही नहीं, पेयरिंग भी नहीं होगी। क्या एक इलेक्ट्रॉन खुद पेयरिंग कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वो इलेक्ट्रॉन चाहे यहां पर रहे चाहे यहां पर रहे, इतना फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ n की वैल्यू बढ़ाने पर एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन यहां पर अब इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो रही है, तो जिसमें जितना ज्यादा पेयर होगा उसमें उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। पेयरिंग ज्यादा कब होगी, जब ऑर्बिटल्स ज्यादा होंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो अब इसमें एनर्जी ज्यादा किसकी होगी, 2p की एनर्जी ज्यादा होगी। यानी अबाव का रूल क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, और एनर्जी मतलब n+l के सम को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी से तुम डिनोट कर सकते हो। यानी जिसमें n+l की वैल्यू ज्यादा है उसमें एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप नोट करिए इसको, फिर मैं आगे का पार्ट डिस्कस करता हूं। तो बच्चों देखो जितना भी अभी तक हम लोगों ने अबव प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा हुआ है उसको हम लोग थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। जैसे कि देखो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द ग्राउंड स्टेट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होगा, ठीक है। दैट इज इन द ग्राउंड स्टेट द इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्युपाइड द लोवेस्ट एनर्जी ऑर्बिटल्स अवेलेबल। तो जो ऑर्बिटल खाली होगा और जिसकी एनर्जी कम होगी, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले कम एनर्जी, फिर ज़्यादा एनर्जी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इन फैक्ट एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इज डिटरमाइंड बाय द क्वांटम नंबर्स n एंड l। तो n और l की वैल्यू से एनर्जी की वैल्यू डिटरमाइन होगी, यानी n+l रूल इसको बोलते हैं। यानी n+l मतलब यहाँ पर एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। तो n+l रूल भी बोल सकते हो या फिर बोर-बरी रूल भी बोल सकते हो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। और ये दो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जिसमें लोअर द वैल्यू ऑफ n+l, जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी, लोअर द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी, ठीक है। एंड सच एन ऑर्बिटल्स विल बी फिल अप फर्स्ट, और वो ऑर्बिटल पहले फिलअप होगा। तो जिसमें n+l की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम है, वो पहले फिलअप होगा। फिर n+l की वैल्यू बढ़ाते जाओगे तो एनर्जी बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप होता जाएगा। दूसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो व्हेन टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ n+l, अगर n+l ज्यादा तो एनर्जी की वैल्यू ज्यादा, लेकिन सपोज करो n+l की वैल्यू सेम है, अब कैसे डिसाइड करोगे। तो अगर n+l की वैल्यू सेम है तब जिसमें n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम मानी जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेगा जब n+l की वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल्स हैविंग लोअर वैल्यू ऑफ n हैज लोअर एनर्जी एंड सच ऑर्बिटल विल बी फिल अप फर्स्ट। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको रफ करूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करनी है अभी। चलो फिर तो अच्छी बात है। तो बच्चों देखो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पर कि देखो n+l इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी होता है। यानी मैं अगर बोलूँ कि n+l की वैल्यू इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, मतलब क्या होगा, एनर्जी आपको क्या लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब n+l इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, ठीक है। चलो अच्छी बात। जैसे मैंने पूछा कि यहाँ मान लो कि 1s है और 2s है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, n+l निकालो। तो n कितना हो गया, इसका n देखो n 1 है, इसका n क्या है 2 है, l दोनों का 0 है, तो n+l कितना आएगा, 2s का ज़्यादा आएगा, ठीक है। जैसे मैंने बच्चों को 2p देखा और मैंने 3p देखा तो इसका ज़्यादा आ जाएगा। क्लियर, अच्छी बात है। अब देखो जब बच्चों मैंने 3d ले लिया और मैंने 3p ले लिया और मैंने 3d ले लिया, तो बताओ इसमें n+l की वैल्यू ज़्यादा किस में होगी, तो यहाँ निकाल लो। यहाँ पे n = 3 है, l = 1 है, तो n+l कितना हो गया, ये 4 हो गया। यहाँ पे n = 3 है और l d के लिए 2 होता है, तो n+l कितना है, 5 है। देखो 3 + 2 5 आ गया, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी 3d की 3p से ज़्यादा होगी। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात है। एक एग्जाम्पल देखो मैं और लेता हूँ, 4th वाला।
जब n प्लस एल की वैल्यू क्या हो, सेम हो। अब सेम जैसे मैंने बोल दिया 3p ले लो आप और 4s ले लो, तो यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 3 है और l की वैल्यू 1 है, तो n प्लस एल कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है एंड l की वैल्यू कितनी है, 0, तो n प्लस एल कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो अगर n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो अब कैसे डिसाइड करोगे, तो अभी तो मैंने बताया कि n प्लस एल ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, तो अब इन दोनों की क्या एनर्जी सेम होगी, नहीं। जब n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसमें क्या होगा, लोअर वैल्यू ऑफ n, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो इसमें n की जो n प्लस एल सेम है तो यहाँ n की वैल्यू चेक करो, किसकी वैल्यू कम है, ये वाली, तो इसकी एनर्जी कम होगी, मतलब क्या होगा, 3s की वैल्यू ज़्यादा आएगी। क्लियर है, तो जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। तो बच्चों देखो जितने भी अभी तक हमने रूल पढ़े हुए हैं, कौन कौन सा, एक पाउली प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था, बाउ प्रिंसिपल पढ़ा हुआ था और हुंस रूल पढ़ा हुआ था। ठीक है, इन तीनों की हेल्प से देखो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बारे में आपको अच्छे से बताते हैं, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो बच्चों जैसा कि आपको पता है, शेल मान लो मैंने लिखा है यहाँ पर, ठीक है, तो फर्स्ट शेल में क्या होता है बच्चों, सब शेल कौन कौन सी होती है, आपको पता ही है सब शेल के बारे में। तो फर्स्ट शेल में क्या होता है, 1s होता है। मैंने पूछा सेकंड शेल में क्या होगा बच्चों बताओ, तो 2s होगा एंड 2p होगा। थर्ड शेल में क्या होगा, 3s होगा, है ना, और 3p होगा एंड 3d होगा। फोर्थ शेल में क्या होगा, 4s होगा, 4p होगा, 4d होगा और 4f भी चलो लिख लो तुम लोग, आप लोग। ठीक है बच्चों, फिफ्थ शेल में क्या होगा, ऐसे 5s होगा, 5p होगा और इसी टाइप से चलता जाएगा। ठीक है, तो बच्चों देखो इसको मुझे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ रहना पसंद करेगा जहाँ पे एनर्जी कम होती है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, जिसमें एनर्जी सबसे कम है, फिर उससे ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा में, फिर उससे ज़्यादा में। तो देखो उसको याद करने का तरीका मैं पहले समझा देता हूँ। पहले याद करने का तरीका देखो क्या होगा, ऐसे ऐसे एरो बना दो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। मतलब पहले क्या होगा, 1s आएगा। मैं आपको इसका रीज़न भी बताता हूँ। देखो याद करने का तरीका क्या, पहले 1s आएगा, फिर क्या आएगा, फिर 2s आएगा, देन क्या आएगा, फिर 2p आएगा, फिर क्या आएगा, 3s आएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, 3p, फिर 4s आएगा, 3p लिख दिया, फिर 4s लिख दिया। 4s के बाद क्या आएगा, 3d, 4p, फिर 5s। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 3d लिख दिया। इसी टाइप से चलता रहेगा। ओके, तो इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो बच्चों ऑर्डर लिखा हुआ है, किसका ऑर्डर है, ये एनर्जी का ऑर्डर है। तो ये तो मैंने आपको याद करा दिया कि आप ऐसे करके याद कर लो। बट अगर मैं पूछूं एक्चुअल में कैसे बना, तो जो तीन हम लोग ने पढ़े हुए थे, पाउलीस प्रिंसिपल पढ़ा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। दूसरा हुंस का प्रिंसिपल कि इलेक्ट्रॉन 1 1 करके फिलअप करोगे। और थर्ड क्या था, अफबाउ रूल, यानी n प्लस एल की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो उसी का देखो रूल का हम लोग यूज़ करके करते हैं। तो अगर बच्चों n की वैल्यू कितनी है, देखो अगर n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो 1s में 1 है, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे देखो 3 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। ओके, चलो अच्छी बात है। अब l की वैल्यू चेक करो, s के लिए 0 होती है, s के लिए 0 होगी, p के लिए 1 होगी, s के लिए 0 होगी, p के लिए 1 होगी, s के लिए 0 होगी, d के लिए 2 हो जाएगी। क्लियर, चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, n प्लस एल की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1 प्लस 0 1 हो गया, 2 प्लस 0 2 हो गया, देखो 2 प्लस 1 3, देखो n प्लस एल देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, मतलब देखो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है ना। जैसे यहाँ देखो 4 प्लस 0 कितना हो गया, 4 हो गया, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5 हो गया। देखो यहाँ पर भी क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो n प्लस एल की वैल्यू देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी इंक्रीज कर रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर। तो ये जो मैंने याद करने का तरीका बताया है, ये एक्चुअल में क्या है तुम्हारा, ये कैसे लिखा गया, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है। चलो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ चलो देखते हैं, 3 प्लस 0 3 हो गया, तो देखो ये दोनों बराबर आ गए, सेम आ गए। 3 प्लस 1 4 हो गया, तो देखो ये दोनों सेम आ गए। तो जब n प्लस एल की वैल्यू सेम होती है तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है या किसकी एनर्जी कम होती है, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर n प्लस एल ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, नो डाउट। लेकिन जब n प्लस एल की वैल्यू सेम है तो जिसमें n की वैल्यू कम होती है उसकी एनर्जी कम होती है, और जिसमें n की वैल्यू ज़्यादा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है। किसमें, जिसमें n प्लस एल सेम है। तो इन दोनों में सेम है, देखो इन दोनों में n प्लस एल में n की वैल्यू किसकी कम है, इसकी ना, तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी। वैसे यहाँ देखो
n+l बराबर है, तो इसमें देखो n की वैल्यू किसकी कम है, इसकी कम है, तो उसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से नोट करिए आप लोग इसको। और ये बच्चों किसके लिए होगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, ये किसके लिए होगा, ये अदर्स के लिए होगा। अदर्स मतलब जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनमें ये एप्लीकेबल होगा। तो मैं लिख देता हूँ, देखो ध्यान से लिख देता हूँ, तो मैं थोड़ी देर पहले तो लिखा ही था, मैं फिर से लिख देता हूँ। फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, हाइड्रोजन एटम हो गया या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम हो गया, या मैं लिख दिया हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक एटम, यानी जिसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनमें क्या होगा, 1s की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। फिर क्या होता है, 2s 2p की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है। फिर 3s 3p एंड 3d की एनर्जी बराबर होती है। सेम इसी टाइप से 4s 4p 4d की एनर्जी बराबर होती है। इसी टाइप से चलता जाता है, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो उसमें रिपल्शन नहीं आएगा। लेकिन अदर्स के लिए बताएं, अदर्स मतलब जिसके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, उनमें क्या होगा, ये रूल लगता है, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s फिर 3p फिर 4s फिर 3d, और इसी टाइप से चलता रहेगा। तो ये एनर्जी का मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है, यानी यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ n बढ़ने पे एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, है ना। जबकि यहाँ पर क्या होगा, n+l इंक्रीज करने पे एनर्जी इंक्रीज करेगी। चलिए जल्दी से नोट करिए। तो बच्चों देखो, अभी मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में सब कुछ बता दिया है, ठीक है। तो ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा हुआ है। तो देखो अब आपको किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो जैसे कि मान लो मुझे कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना लिथियम का, तो लिथियम के पास कितने होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि मुझे पता है कि s में कितना ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p में 3 ऑर्बिटल होते हैं। d में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा तो आ ही नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे है 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऐसे फिलअप करो, तो यहाँ पे क्या होगा, 1s2 हो जाएगा और 2s1 हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो बाकी के ऑर्बिटल क्या है, खाली हैं, और ऑर्बिटल खाली का कोई मतलब नहीं होता, मतलब वो है ही नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब वो ऑर्बिटल ही नहीं है, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है। तो हम लोग सिर्फ फिल्ड ऑर्बिटल लिखेंगे, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं लिखते हैं। चलो अच्छी बात है। जैसे बच्चों देखो बेरिलियम मैंने ले लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, तो कर सकते हो, क्या होगा, 1s2 हो जाएगा, 2s2 हो जाएगा। जैसे मैंने ले लिया कार्बन 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं, मैक्सिमम 4 हो गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, मैंने यहाँ पे डाल दिए, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम 6 तक आ सकता है, तो मैंने 2 फिलअप कर दिया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। अब जैसे बच्चों मैंने क्या किया, यहाँ देखो मैंने कर दिया नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया, तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 हो गया, 2 4 हो गया, और 3 7 हो गया। क्या मेरी बातें समझ आ रही है आप लोगों को? तो चलो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं इसको यहाँ पे हटाता हूँ। जैसे मैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ, मान लो मैंने सोडियम का किया, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो क्या होगा, 1s2 2s2, और इसमें मैक्सिमम 6 आ सकता है, तो कितना हो गया, 10 हो गया, 1 बचा हुआ है, तो 3s1, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे मुझे मैग्नीशियम का करना है, तो मैग्नीशियम देखो कैसे होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p, चलो यहीं तक आ गया, देखो 12 हो गए यहाँ तक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप करते चले जाओ, तो बहुत आसान है करना, ठीक है। या इसको देखो बच्चों ऐसे भी आप बना सकते हो, देखो ध्यान से यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप होंगे, पॉलिश प्रिंसिपल लगाओ, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल ऐसा हो गया। यहाँ पे बनाना है आपको, तो यहाँ पे देखो ऐसा फिलअप होगा, यहाँ पर भी एक ही ऑर्बिटल है, और यहाँ पे क्या होगा, 3 ऑर्बिटल है, तो इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 फिलअप होंगे। हुर्न्स का रूल याद है, तो तीनों रूल का आप यूज़ करोगे, अबाव प्रिंसिपल, पॉलिश प्रिंसिपल एंड हुर्न रूल। देखो पॉलिश प्रिंसिपल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, हुर्न्स रूल का भी यूज़ कर रहा हूँ, और एनर्जी का ऑर्डर लिख रहा हूँ, मतलब अबाव प्रिंसिपल भी यूज़ कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर कैसे करोगे, तो समझो इस बात को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 1 1। वैसे देखो बहुत आसान है, सब कुछ आसान है, यहाँ पर कुछ डिफिकल्ट नहीं है। देखो एक ही ऑर्बिटल, तो 1 1 2 हो गया। यहाँ पे देखो क्या होगा, 1 1 1 फिर 1 फिर 1 फिर 1, यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ वैसे हो जाएगा। ठीक वैसे देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा स्पेस करके लिख देता हूँ,
यहाँ 2p6 है, ये 3s1 है। तो देखो यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है तो एक एक 2 हो गया, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तीनों की एनर्जी बराबर है तो एक ही करके फिलअप करो, फिर ऐसे, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 2 आएगा। तो ये सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? जैसे ऑक्सीजन देखो बच्चों, ऑक्सीजन क्या होगा 1s2 2s2 2p5 हो जाएगा, 5 कितना हो जाएगा 2p4 हो जाएगा, 8 हो गया ना, 4 2 6 2 8 हो गया। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पर क्या आ गया 2 आ गया, यहाँ पर भी 2 आ गया, यहाँ पर ये आ गया। क्या अभी क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको सिखाता हूँ हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो बहुत ही ध्यान से देखना आप लोग। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्रोमियम लेता हूँ, इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करता हूँ। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24 होता है। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 आएगा, फिर क्या होगा 3p6 आएगा, फिर 4s2 आएगा, फिर 3d कितना आएगा 2 2 4 6 10 2 12 6 18 20 और 4 24। तो ये गलत है, अगर आपने इसको ऐसे किया तो गलत हो जाएगा। आप पूछोगे सर ये गलत कैसे है? तो देखो सही कन्फिगरेशन क्या होगा, देखो ध्यान से 1s2 2s2 2p6 होगा, 3s2 होगा, 3p6 होगा, और यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा ये 4s1 होता है और ये 3d5। यहाँ पर देखो ऐसा ना हो के यहाँ पर ये करेक्ट ऑप्शन है, ये करेक्ट होगा। अब ये इसका मतलब क्या है देखो बच्चों, तो यहाँ पर देखो इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर ये ऐसे है तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, देखो मैंने 5 ऑर्बिटल बना दिए है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन ऑर्बिटल्स को हम लोग बोलते हैं हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो ये जो ऑर्बिटल्स बना हुआ है सारे क्या है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या होता है नॉर्मल ऑर्बिटल से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होती है सिमेट्री होती है, और नेचर में क्या होता है सारी स्टेबल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं है ना। और नेचर में जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती है मैक्सिमम में क्या होती है सिमेट्री होती है। जैसे हम लोगों में देखो सिमेट्री दिख रही है आपको, बीच से देखो 2 आँखें हैं, 2 कान है हम लोगों के पास, 2 हाथ है, 2 पैर है, सिमेट्री टाइप की दिख रही है ना आप लोगों को। तो वैसे ही देखो बच्चों क्या होगा नेचर में स्टेबल चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और स्टेबल चीज़ें मतलब नेचर जितनी भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उसमें सिमेट्री होती है, मतलब जिसमें सिमेट्री होती है वो स्टेबल हो गया। तो इसमें सिमेट्री इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ये इलेक्ट्रॉन नहीं फिलअप होगा तो सिमेट्री खत्म हो जाएगी। तो सिमेट्री है इसलिए ये वाली फॉर्म ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू ये। क्लियर आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। तो वैसे देखो बच्चों कॉपर देखो 29 होता है, तो इसका तो कन्फिग्रेशन कैसे होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। देखो ये आएगा 4 6 10 2 12 6 18 तो 20 9 99। तो ये फिर गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। क्या डिफरेंट आएगा बहुत ही ध्यान से देखना। तो ये होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। फिर क्या होगा यहाँ पर होता है 4s1 और यहाँ पर होता है 3d10, जबकि यहाँ पर देखो क्या है बच्चों यहाँ पर 4s2 और 3d9 है, मतलब ये वाला पार्ट सही है ये। और इसका भी रीज़न क्या होगा सिमेट्री की वजह से। कैसे देखो यहाँ पर देखो बच्चों यहाँ पर देखो 9 है, देखो 9 इलेक्ट्रॉन देखो फिलअप करो यहाँ पर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो सिमेट्री दिख रही है? नहीं दिख रही है। देखो यहाँ पे ये देखो अलग है थोड़ा उन चारों से, जबकि यहाँ पर देखो D10 लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ पर देखो तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसको देखो यहाँ पर देखो ये फुलफिल्ड ऑर्बिटल होता है, यहाँ पे देखो सिमेट्री आ गई। सिमेट्री आ गई तो ये वाला इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए क्या होता है कॉपर का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, जबकि होना ये चाहिए था उसके अकॉर्डिंग। सेम उसी पर क्रोमियम का ऐसा होना चाहिए था लेकिन होता ऐसा है। तो क्योंकि ये हाफ फील्ड की वजह से होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फुल फील्ड ऑर्बिटल्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। क्लियर है आप लोगों को? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है ना, फिर मैं आगे एक बार डिस्कस करता हूँ।
तो बच्चों देखो जितना भी अभी तक मैंने पढ़ाया हुआ है आपको हाफ फील्ड और फुल फील्ड के बारे में, उसी को थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। तो लिखा हुआ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल देखो बच्चों क्या होता है, हाफ फील्ड मतलब क्या हो गया, हाफ फील्ड मतलब हो गया जैसे पी ले लिया, पी में क्या होता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल लिखा है, इसका मतलब देखो क्या होगा, पी में क्या है 3 इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स हैं, इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया मैंने, तो इसको बोलेंगे कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो बच्चा बोला हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड सबशेल हैव एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तो इसके 2 रीजन होते हैं। पहला रीजन क्या होगा कि सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल है, तीनों एक सेम टाइप के हैं, तो तीनों में क्या है सिमेट्री हो गई। यहाँ पे भी क्या है देखो सिमेट्री है, तो सिमेट्री की वजह से स्टेबल होते हैं, सबसे मेन इंपॉर्टेंट रीजन तो यही है। और दूसरा कहीं कहीं बताते हैं कि एक्सचेंज एनर्जी की वजह से स्टेबल होते हैं। अब एक्सचेंज एनर्जी मतलब क्या होता है कि इस और इलेक्ट्रॉन की और इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या इक्वल है, इक्वल है तो ये आपस में एक्सचेंज कर सकता है। इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इक्वल है तो ये इसके साथ एक्सचेंज कर सकता है, और ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ भी एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा एक्सचेंज करेगा उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो वही बताया गया है, द इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सबशेल कैन एक्सचेंज देयर पोजीशन सिंस इलेक्ट्रॉन इन द सेम सबशेल हैव इक्वल एनर्जी। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द एक्सचेंज प्रोसेस विद इन द सेम सबशेल। क्लियर है? तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो हाफ फील्ड फुल फील्ड ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? सबसे मेन रीज़न क्या है? सिमेट्री की वजह से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर ये नहीं भी आता तब भी कोई बात नहीं है, सिमेट्री आप लोग को याद रखनी है। तो जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो बच्चों देखो नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के थ्रू। तो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आपको आता है। तो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जैसे मान लो आयरन लिखा हुआ है, इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, ठीक है। तो बोलेगा बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखो, तो बहुत आसान है लिखना। कैसे होगा? 1s2 2s2 2p6 हो गया एंड 3s2 फिर 3p6 हो गया, फिर 4s2 फिर 3d 4 6 10 दोबारा 6 18 तो 20 6 26। तो ये क्या हो गया? आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। क्लियर है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड होंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे पेयर्ड होगा, स्टार्टिंग में देखो सारे पेयर्ड होंगे। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या 2 इलेक्ट्रॉन है, ये भी पेयर्ड होगा। यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या होगा? ये भी पेयर्ड होगा, ये हो गया। यहाँ पर देखो क्या हो गया? ये भी पेयर्ड हो गया। यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो ऐसे फिलअप कर दिया। देखो यहाँ तक सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है तुम्हारे? इनको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो मैंने पूछा बताओ इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो बोलोगे आप कि कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ पे कैपिटल एन मत की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ बच्चों? ये हो जाएगी 4। तो आयरन में 4 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऐसे आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर लेना, मैंने सिखा दिया कैसे करते हैं। और लास्ट में जितने नंबर जो भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेंगे, अनपेयर्ड मतलब जो पेयरिंग, जो यहाँ से पहले सब पेयर्ड है, पेयरिंग हो चुकी है, यहाँ पे पेयरिंग नहीं हुई है, तो जिसमें पेयरिंग नहीं होती वो होते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। 4 आ गया। तो बहुत ही आसान है, कैलकुलेट कर लोगे। चलो अच्छी बात है। तो इसके लिए प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आसान होगा आपके लिए, ठीक है। तो पूछा बताओ बच्चों यहाँ पर टोटल स्पिन कितनी होगी? तो टोटल स्पिन की वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ तक सब स्पिन कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि इसकी स्पिन एक +1/2 एक -1/2 कैंसिल, +1/2 -1/2 कैंसिल। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा, सब इनमें ही स्पिन आएगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन अगर है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक के लिए क्या होगा? इसके लिए +1/2 भी लिख सकते हो और -1/2 लिख सकते हो, या फिर इसके लिए भी तुम +1/2 भी यूज कर सकते हो, -1/2 भी यूज कर सकते हो, ठीक है। यानी ऐसा नहीं कि इसके लिए तुम +1/2 यूज करोगे, इसको तुम -1/2 भी इसमें लिख सकते हो। तो अगर तुमने +1/2 माना तो +1/2 +1/2 +1/2 +1/2 4 बार है, तो कितना आ जाएगा? 4 × +1/2 वैल्यू कितनी आएगी? +2 आ गई, टोटल स्पिन आ गई। अब ऐसा नहीं कि +1/2, ये -1/2 भी मान सकते हो तुम।
तो भी देखो क्या होगा, ये वैल्यू आएगी और क्या आएगी, देखो 4 इंटू क्या हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा, यानी क्या आएगी वैल्यू, -2 आएगी। यानी इसका आप आंसर क्या लिखोगे, तो इसका आप आंसर लिखोगे, ध्यान से देखना, तो इसको मैं लिखूंगा, मैं इसको रफ कर दूं इस वाले पार्ट को, चलो ठीक है, ये तो समझ में आएगी आपको। यानी जो इसकी टोटल स्पिन होगी, देखो बच्चों, जो टोटल स्पिन होगी लिखेंगे 4 इंटू +-1/2, यानी क्या आएगा, +-2। टोटल स्पिन +2 भी आ सकती है, -2 भी मान सकते हो। +2 कब आएगी, जब सबको तुम +1/2 तुमने माना होगा, और इसको तुम -1/2 भी मान सकते हो। क्लियर? तो ऐसे आप लोग क्या करोगे, टोटल स्पिन निकाल लोगे, बहुत ही आसान है निकालना। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करोगे तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा, टोटल स्पिन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं देखो इस पार्ट को रफ कर देता हूँ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये सब पार्ट आपको समझ में आ गया है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, 4 आ गया, है ना। तो आपसे देखो पूछेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालो, है ना। वहां पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, बोहर मॉडल में पढ़ा था एंगुलर मोमेंटम के बारे में। बोहर मॉडल में सिर्फ वहां पे ऑर्बिट की बात हो रही थी, तो हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। जबकि यहां पर क्या हो रही है, शेल और सबशेल की बात हो रही है। मतलब अगर जैसे न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूमेगा, रोटेट करेगा इलेक्ट्रॉन ऐसे, और इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सेस पे भी रोटेट करता है, ऐसे करके भी रोटेट करेगा। जैसे अर्थ क्या होती है, सन के अराउंड घूमती भी है और ऐसे भी घूमती है, तो ऐसे भी घूमती है और ऐसे भी घूमती है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड भी घूमेगा और अपनी एक्सेस में भी घूमता है। तो न्यूक्लियस के अराउंड घूमेगा तो इसलिए क्या आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम आएगा, और अपनी एक्सेस के अराउंड घूमेगा तो इसलिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम आएगा। तो यहाँ दो टाइप के आ रहे हैं, देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और क्या आ जाएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बच्चों को, फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है, h/2π रूट क्या हो जाएगा, l+1। तो ये हो गया। तो L मतलब क्या हो गया, बस आपको L की वैल्यू तो पता ही होती है आपको, h/2π क्या कांस्टेंट है। अब ये फॉर्मूला याद रखना है, कैसे आया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे पूछा भी नहीं जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये होगा h/2π रूट क्या हो जाएगा, s+1। अब यहाँ पे S मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ, S मतलब क्या होगा, टोटल स्पिन होगा। ठीक है ना, जैसे टोटल स्पिन मैंने अभी निकाल के कैलकुलेट करके दिखाया था आपको, तो यहाँ पर भी S मतलब क्या है, टोटल स्पिन की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो, सिंपल आ जाएगा, है ना। तो बहुत आसान है। इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आ गए, तो पूछेगा बताओ बच्चों कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना हुआ। तो मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, देखो फॉर्मूला n+2 हो जाएगा। Br मतलब क्या होता है, Bm मतलब होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, ये यूनिट है, इसकी यूनिट है Bm मतलब बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है। अब यहाँ कैपिटल N मतलब क्या है, इसका मतलब होगा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है, अच्छे से फील आ रहा कि नहीं आ रहा है, यहाँ तो फील नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये याद करना है आप लोगों को। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए और इसको याद भी कर लीजिए, तो इसके ऊपर डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये नहीं पूछा जाएगा कि फॉर्मूला कहाँ से आया, इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद होना चाहिए। और ये कहाँ से आया ये हम लोग के सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ना ही नहीं है सब चीज़ें। तो नोट करिए जल्दी से आप लोग ये। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने नोट कर लिया है ना, चलो बहुत अच्छी बात है। अब बच्चों जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन को फिलअप करते हैं। तो मैंने बोला कि बच्चों आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने कर दिया, चलो ये आ गया। मैंने बोला बताओ आयरन +2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अगर मैंने आयरन +2 कर दिया, यानी इसके पास कितने थे, 26 इलेक्ट्रॉन थे, है ना। जबकि इसके पास देखो बच्चों क्या होगा, इसके पास 24 इलेक्ट्रॉन ही बचेंगे, क्योंकि आपने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तभी तो +2 चार्ज आया। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, क्वेश्चन ये है। तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कहाँ से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं तो एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं, मतलब n+l की वैल्यू देखते हैं, लेकिन जब निकालते हैं तो डिस्टेंस देखते हैं। समझ में आ रहा, यानी जो न्यूक्लियस से जितनी दूर होगा उसको निकालना आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्शन फोर्स उतना टाइट लगा नहीं पाएगा, है ना। यानी इसमें न्यूक्लियस से सबसे दूर कौन सा है बताओ,
पहले क्या होगा, पहली शेल आएगी न्यूक्लियस के जस्ट बाद, उसके बाद दूसरी शेल, फिर तीसरी शेल, फिर चौथी शेल आएगी। तो सबसे लास्ट में कौन होगा, ये होगा। तो एनर्जी का ऑर्डर ये लिखा हुआ है, समझो इस बात को। ये जो लिखा है वो एनर्जी का ऑर्डर है, लेकिन मैं 4s को यहां पे भी लिख सकता हूं, तब वो डिस्टेंस का ऑर्डर हो जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो 2 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा इसका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और क्या होगा 3p6 एंड 3d6 हो जाएगा। यानी 4s 0 हो जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इलेक्ट्रॉन जब फिलअप करते हैं तो एनर्जी के ऑर्डर से करते हैं, लेकिन रिमूव करते हैं तो डिस्टेंस के ऑर्डर से करते हैं। तो 4s की एनर्जी 3d से कम है, ये सही बात है, लेकिन 4s की डिस्टेंस 3d से ज़्यादा है। क्या बातें फील आ रही है आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर मान लो इलेक्ट्रॉन उसने क्या बोल दिया 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ से निकाल दिया, अब एक और बचा, अब इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा बताओ? तब तुम यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो। मान लो तुमने बोल दिया कि आयरन +3 का लिखो, +3 मतलब क्या हो गया, अब 23 इलेक्ट्रॉन रह गया क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। तो 23 मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। सबसे दूर यही है ना, तो यहीं से निकाल दिया। अभी समझ में आ रहा है आपको? चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी से आप लोग नोट करिए। तो यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। तो जैसे इलेक्ट्रॉन हम लोग ने निकाला है वैसे इलेक्ट्रॉन डाल भी सकते हैं, वो खैर हम लोग बात की बात करेंगे।